दीप्ति, आज तुम्हारी शादी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आई हूँ और ज़्यादा देर मत लगाना तैयार होने में। बारात कुछ देर में आती ही होगी। दीप्ति हैरान होकर अपनी अनामिका भाभी को देखती है। दीप्ति, ऐसे मत देखो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। कल ही तो बताया था तुमको कि तुम्हारी शादी है। अब जाओ, तैयार हो जाओ। अनामिका भाभी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। मुझे तुम लोगों के साथ ही रहना है। प्लीज भाभी, भैया को मना कर दीजिए कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। देखो दीप्ति, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। और जो तुमने हमारे मुंह पर कालिक पोती है, उसकी तो यही सजा है जो तुमको मिलकर ही रहेगी। अगर हमने ज़्यादा दिन तुमको अपने घर पर रखा तो मेरे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी तुम्हारी तरह निकले। तुम्हारे लिए रिश्ता मिल गया, यही शुक्र मनाओ। इतना कहकर अनामिका भाभी दीप्ति के कमरे से बाहर आ गईं। दीप्ति रोते हुए मन ही मन में सोच रही थी, ये सब क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मैंने तो अपनी शादी के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। बहुत सारे लोग होंगे मेरी शादी में, उपटन लगेगा, मेहंदी लगेगी और सारी रस्में होंगी। पर सारे के सारे ख्वाब टूट गए। ना कोई मेहमान, ना कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरी खुद की सगी बहन भी मेरी शादी में शामिल होने के लिए नहीं आई। मैं तो सभी की शादियों में जाकर बहुत नाचती थी, मस्ती करती थी, और मेरी शादी में कोई नहीं है। मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दीप्ति को रोते देख उसकी भतीजी निकिता, जिसकी उम्र लगभग 10 साल होगी, वो दीप्ति के पास आकर कहती है, बुआ आप रोइए मत, मैं हूं ना, मैं करूंगी आपकी शादी में डांस और आपको उपटन भी लगाऊंगी। दीप्ति उसको प्यार से गले लगा लेती है। तभी अनामिका भाभी कमरे में वापस आ जाती हैं और निकिता को कमरे के बाहर ले जाती हैं। जाते हुए अनामिका भाभी कहती हैं, इसको भी अपनी तरह बनाओगी क्या? कैसे तुमने हम सबकी नाक कटवाई है? बोलो दीप्ति, बताऊं क्या इसको भी कि तुमने क्या क्या कारनामे किए हैं? दीप्ति, मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ कि मेरी बेटी से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दीप्ति ने रोते हुए कहा, भाभी क्या हो गया है आपको? मुझसे इतनी दिक्कत क्यों है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? दीप्ति, तुम अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मैं जा रही हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे अगर तुम्हारे कमरे में देख लिया तो मुझे भी घर से निकाल देंगे। दीप्ति रोते हुए अपनी कुछ साल पहले की जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। कितना खुश थी वो और उसकी पूरी फैमिली। दीप्ति, तुमने फूल कहाँ रख दिए हैं? मोनिका ने पूछा। दीप्ति बोली, मोनिका दीदी, फूल और कुछ सामान आपके सामान में ही रखा हुआ था, जो कि मैंने शादी के हॉल में भिजवा दिया है। दीदी बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक ही होगा। दीप्ति और मोनिका दोनों सगी बहनें थी। तभी माँ बोली, हाँ दीप्ति बेटा, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया है। एक बेटे की तरह सारी जिम्मेदारियां निभाई है तुमने। अब मोनिका की शादी के बाद जल्दी से तुम्हारी शादी भी कर दूं, उसके बाद ही मैं सुकून से मर पाऊंगी। दीप्ति ने अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहा, माँ ये कैसी बातें करने लग जाती हो कभी कभी? मेरे सामने मरने और मराने की बातें मत किया करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको मेरी उम्र भी लग जाए, अभी तो आपको अपने नाती पोते देखने हैं, और फिर अभी आपको अपनी पोती रिया की शादी भी तो करनी है। माँ, अपने पोते पोतियों की शादी करके तब आप भगवान जी के पास जाओगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, दीप्ति बेटा, तुम तो मुझे कभी मरने ही नहीं दोगी। रिया की शादी बोलकर माँ हंसते हुए चली गईं। दीप्ति अपनी बहन मोनिका और मम्मी अपने 2 बड़े भाई वरुण और गोपाल के साथ रहती थी। वरुण की पहली पत्नी का देहांत बच्चे को जन्म देते समय ही हो गया था। उन्होंने एक प्यारी सी बेटी रिया को जन्म दिया था। छोटी सी रिया को छोड़कर वरुण भैया ने दूसरी शादी कर ली थी। वरुण भैया की दूसरी पत्नी रिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, वो रिया को बहुत मारती थी। दीप्ति ने जब अपनी भाभी को रिया के साथ इस तरह व्यवहार करते हुए देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए दीप्ति रिया को अपने साथ ले आई थी और वो एक माँ की तरह उसको बहुत प्यार करती थी।
बहुत अच्छी परवरिश की थी रिया की दीप्ति ने। रिया में उसकी जान बसती थी। आज मोनिका दीदी की शादी हो रही थी, लेकिन वरुण भैया शादी में नहीं आए थे, क्योंकि भाभी ने उन्हें आने से मना कर दिया था। वरुण भैया भाभी की कोई भी बात नहीं टालते थे। जैसा भाभी ने कहा था वरुण भैया ने बिल्कुल वैसा ही किया था। वो दीदी की शादी में नहीं आए। दीप्ति के दूसरे भैया गोपाल दुबई में रहते थे। उनके टिकट बनने में कोई दिक्कत आ गई थी, इसीलिए वो भी शादी में नहीं आ पाए थे। दीप्ति ने ही घर के सारे काम संभाल रखे थे। एक लड़के की तरह उसने घर बाहर के सभी काम किए और बहन होने का फर्ज निभाया। बहुत अच्छी थी वो, हर किसी के काम आना। वो सबसे बहुत प्यार से बात करती थी। अगर रात के 1 बजे भी किसी को उसकी ज़रूरत होती तो वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती थी। दीप्ति अपने पूरे मोहल्ले की फेवरेट हुआ करती थी। मोनिका की शादी बहुत अच्छे से हो गई, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। मोनिका की शादी के कुछ महीने बाद ही माँ बीमार रहने लगी थी। दीप्ति के गोपाल भैया ने दुबई से खर्च भेजना भी बंद कर दिया था। दीप्ति को अब पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता था और माँ भी बीमार थी, इसीलिए उसने बहुत कोशिश की और अपने लिए एक नौकरी ढूंढ ली। दीप्ति दिन में स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम में मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा दिया करती थी। इस तरह दीप्ति घर का खर्चा निकाल लेती थी। दीप्ति ईमानदारी से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी, पर माँ की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। इसीलिए दीप्ति अब बच्चों को घर पर ही बुला लेती थी, उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए। वो उन बच्चों के घर नहीं जाती थी। मोनिका दीदी के हस्बैंड राहुल अब अक्सर घर आते जाते रहते थे, क्योंकि दीप्ति घर के बाहर का काम कैसे करती और फिर माँ को भी तो देखना होता था। इसीलिए बहुत से काम उसके राहुल जीजू कर दिया करते थे। दीप्ति अपने राहुल जीजू की सभी से बहुत तारीफ किया करती थी कि मेरे राहुल जीजा बहुत अच्छे आदमी हैं, वो बहुत से काम कर देते हैं, वरना फिर बहुत परेशानी हो जाती काम की। ऐसे ही धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया। राहुल और दीप्ति अब पहले से ज़्यादा घुल मिल गए थे। दीप्ति को कहीं भी जाना होता तो वो अपने जीजा से कह देती थी। राहुल भी अपनी ससुराल में सभी का बहुत ध्यान रखता था। मोनिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था और वो दीप्ति के पास ही ज़्यादातर रहती थी। दीप्ति सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। कुछ समय बाद दीप्ति के बड़े भाई वरुण घर आए और रिया को अपने साथ ले जाने की बात करने लगे। दीप्ति ने कहा, भैया आप मम्मी की हालत तो देख ही रहे हैं। जब मैं घर पर नहीं होती हूँ तो रिया घर पर मम्मी का थोड़ा बहुत ख्याल रख लेती है। आप दोनों भाई ने ही पैसे भेजने बंद कर दिए हैं, इसीलिए मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। राहुल जीजा बहुत सारे घर के काम कर देते हैं, मैं एक अकेली लड़की क्या क्या करूं? आप लोग यहाँ वापस क्यों नहीं आ जाते? मैं भी बहुत थक गई हूँ। मम्मी की हालत ऐसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कम से कम उनके आखिरी वक्त में ही उनकी सेवा तो कर लो। वरुण बोले, देखो दीप्ति, तुम जो भी कह रही हो मैं समझ सकता हूँ, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुमको पता है ना, तुम्हारी भाभी को यहाँ नहीं रहना है और हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। हमारे 2 बेटे हैं, पर हमें एक बेटी की ख्वाहिश है। अब तुम्हारी भाभी को तो कोई औलाद नहीं हो सकती, इसीलिए उसने कहा है कि शायद रिया ही उसकी बेटी हो। मैं अपनी फैमिली पूरी करने आया हूँ, मुझे रिया को ले जाने दो। जो बातें बता रही हो मैं सब समझ सकता हूँ, पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जैसे इतने सालों से संभाल रही हो, आगे भी सब संभाल लोगी। रिया का सामान पैक कर दो, मुझे कल सुबह ही निकलना है। रिया दूर खड़ी रो रही थी, वो जाना नहीं चाहती थी अपनी बुआ और दादी को छोड़कर। दीप्ति कमरे में आती है और रिया का बैग तैयार करने लगती है। रिया बोली, मैं नहीं जाऊंगी बुआ उनके साथ, मुझे रोक लीजिए। मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके साथ ही रहना है। दीप्ति, बेटा आपके पापा आपको लेने आए हैं, उनको अपनी गलती का एहसास है और अब आपकी नई मम्मी भी आपके साथ अच्छे से रहेंगी। शायद उनको भी समझ आ चुका है कि बेटी घर की रौनक होती है। बुआ, अगर पापा को अपनी गलती का एहसास होता तो वो मुझे लेने नहीं आते, बल्कि अपनी बूढ़ी माँ के पास अपनी बीबी को यहीं लाकर रहते। वो अच्छे इंसान नहीं हैं बुआ, वो आप लोगों से प्यार नहीं करते। दीप्ति अपनी बेबसी पर मुस्कुराकर बोली,
प्यार बहुत कुछ करवा देता है बेटा। भाभी हमारे साथ नहीं रह सकती और वरुण भैया तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। रिया बेटा तुम खुशी खुशी जाओ, सब ठीक होगा। रिया ने फिर रोते हुए कहा, बुआ मुझे नहीं जाना है पापा के साथ, मैं आपके और दादी के साथ ही रहना चाहती हूँ। दादी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। दीप्ति को पता था कि वरुण भैया रिया को लेकर ही जाएंगे, ना वो मेरी सुनेंगे और ना ही इस रिया की। दीप्ति ने बहुत समझाकर और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसको घर से विदा कर दिया। उसने रोते हुए रिया को बहुत सारा प्यार किया। दीप्ति सोचने लगी, पता नहीं अब ये मासूम चेहरा फिर कभी देख पाऊंगी या नहीं। रिया भी अपनी दादी और बुआ के गले लगकर बहुत रोई थी। रिया के जाने के बाद घर में बहुत सूनापन हो गया था। दीप्ति अपने कामों में लगी रहती थी और माँ एक कोने में चारपाई पर लेटी रहती थी। अपनी बेटी को निहारती रहती और मन ही मन में सोचती, क्या किस्मत है मेरी बेटी की। मेरे दो दो जवान बेटों के होते हुए भी मेरी बेटी दर दर जाकर ट्यूशन पढ़ाती है, स्कूल भी जाती है, कितना काम करती है और दीप्ति को बहुत सारी दुआएं भी देती थी। कुछ दिन के बाद दीप्ति को पता चला कि गोपाल भाई दुबई से आ रहे हैं। माँ और दीप्ति बहुत खुश थी कि उनकी खुशियाँ अब लौट आई हैं। अब गोपाल भैया आकर सब कुछ संभाल लेंगे। घर में तैयारी ऐसे चल रही थी जैसे कोई मेहमान आ रहा हो। घर में खुशी का माहौल था। कुछ दिन बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दीप्ति भागते हुए खुशी से दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलते ही वो दंग रह गई थी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। बहुत देर तक जब दीप्ति की कोई आवाज़ नहीं आई तो माँ वहीं चारपाई पर बैठी बैठी चिल्लाने लगी, अरे क्या हुआ दीप्ति, गोपाल आया नहीं क्या? दीप्ति ने बुझे हुए मन से कहा कि मम्मी भैया आ गए हैं, तो बेटा उनको अंदर ले आओ और पानी वगैरह देकर मेरे पास भेज दो, बहुत मन हो रहा है उसको देखने का। दीप्ति जी कहते हुए घर का पूरा दरवाज़ा खोलती है और गोपाल भैया को अंदर आने के लिए कहती है। गोपाल भैया शादी करके आए थे, उनकी एक बेटी भी थी। गोपाल ने अपनी बहन और माँ को अपनी शादी और बेटी के बारे में नहीं बताया। दीप्ति इसीलिए दंग थी कि कैसे भाई हैं मेरे। उसने कितने अरमान सजाए हुए थे अपने भाई की शादी के लिए। वरुण भैया ने भी ऐसे ही दूसरी शादी कर ली और अब गोपाल भैया ने भी। पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने सभी को अंदर कमरे में बिठा दिया और सभी के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए चली गई। माँ से अब रहा नहीं जा रहा था। वो अपने ही कमरे से चिल्ला रही थी, गोपाल बेटा इधर आओ, मैं कैसी लाचार माँ हूँ जो अपने बेटे से जाकर मिल भी नहीं सकती। इतने सालों बाद मेरा बेटा आया है और मैं यहाँ इस कोने में पड़ी हूँ। गोपाल जब अपने माँ के कमरे में जाता है तो उनके पैर छूकर वहीं पर बैठ जाता है और माँ को अपनी शादी और बेटी के बारे में सब बता देता है। माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनको हार्ट अटैक आ गया था। उनके दिल में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गईं। गोपाल की मम्मी मम्मी की आवाज़ सुनकर दीप्ति किचन से भाग कर आई। माँ की हालत देखकर वो रोने लगी और गोपाल भैया से बोली, भैया मम्मी को अस्पताल लेकर चलो, उनकी हालत ठीक नहीं है। दीप्ति तुम देख लो कैसे संभालती हो माँ को। मैं इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। इतना कहकर गोपाल भैया दूसरे कमरे में चले गए। दीप्ति रोते हुए अपने जीजा को फ़ोन लगाती है और उनको माँ का हाल बताती है। राहुल जल्दी से घर आते हैं और माँ को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। दीप्ति का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसने अपनी माँ के लिए बहुत सी दुआएं की थी। इधर गोपाल अपनी बीबी और बच्चे के साथ घर में आराम कर रहा था। जीवन का यही सच है, जो माँ बाप हमें हर खुशी देकर पालते हैं, अपने दुख की परवाह किए बिना उन बच्चों के लिए आराम ज़्यादा मायने रखता है। वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप का हक अदा नहीं करते। आज गोपाल के लिए आराम इतना ज़रूरी हो गया था कि वो अपनी बूढ़ी माँ को अस्पताल तक नहीं ले गया। क्या गोपाल को कुछ हो जाता तो माँ ऐसे आराम करती? कभी नहीं। वो तो गोपाल के आने से इतना खुश थी कि अपनी चारपाई पर से ही चिल्लाने लगी थी गोपाल से मिलने के लिए। दुनिया की सच्चाई भी यही है। मैं ऐसा नहीं कहती कि हर औलाद गलत होती है, पर ज़्यादातर औलाद ऐसी ही होती हैं
जो अपने माँ बाप द्वारा किए गए बलिदानों को भूल जाती हैं। राहुल ने मोनिका को फ़ोन कर दिया था। मोनिका भी हॉस्पिटल आ गई थी। मोनिका जैसे ही हॉस्पिटल आई, डॉक्टर ने दीप्ति को आकर बताया, आपकी माँ अब बिल्कुल ठीक है, पर ज़्यादा टेंशन मत देना उनको, वरना तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। नहीं सर, मैं अपनी मम्मी को बहुत खुश रखूंगी। क्या मैं उनको घर? दीप्ति की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि डॉक्टर ने कहा, नहीं, 2 दिन बाद आप अपनी माँ को अपने घर ले जा सकती हैं। अभी आप उनसे सिर्फ मिल सकती हैं, पर ज़्यादा बात मत करना उनसे। इतना कहकर डॉक्टर आगे बढ़े और दीप्ति अपनी माँ को देखने के लिए उनके पास आईसीयू की ओर बढ़ गई। तभी मोनिका की तेज आवाज़ उसके कानों में पड़ी, राहुल, क्या ज़रूरत थी आपको मुझे इतनी जल्दी और झूठ बोलकर यहाँ बुलाने की? माँ तो बिल्कुल ठीक हैं और आप फ़ोन पर कह रहे थे कि डॉक्टर ने माँ की हालत सीरियस बताई है। राहुल, मुझे लगा तुम परेशान होगे, मैंने झूठ नहीं बोला है। अब आ गई हो तो जाकर माँ से मिल लो। तभी मोनिका बोली, राहुल, आगे से मुझे यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अरे जब मम्मी घर आ जाती तो मैं चली जाती उनको देखने घर पर, लेकिन तुमको तो मैं घर पर हर समय खाली लगती हूँ ना, इसीलिए उठाया फ़ोन और बुला लिया। दीप्ति दंग रह गई थी मोनिका दीदी की सब बातें सुनकर। ये क्या हो गया है दीदी को? क्या घर पर रहना उनका ज़्यादा ज़रूरी था, माँ को देखना नहीं? और राहुल जीजू से किस तरह से बात कर रही हैं? कितना खुदगर्ज हो गया है आज का इंसान। एक गोपाल भैया हैं जो घर पर आराम कर रहे हैं, एक वरुण भैया हैं जिनको हमारे जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक दीदी। क्या सारी औलादें दुनिया में ऐसी ही होती हैं? नहीं नहीं, सब औलादें ऐसी नहीं होती। कुछ लोग अभी भी हैं जो अपने ना होकर भी अपने होते हैं। जीजा जी को ही देखो, वो तो गैर हैं, पर मेरे एक कॉल से वो अपना सारा काम छोड़ कर आ गए और अभी तक साथ हैं। दीप्ति ने यही सब सोचते हुए अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ाए। उनके पास जाकर वो बहुत रोई। माँ शायद बेहोश थी, इसीलिए दीप्ति का रोना वो सुन नहीं पाई थी। दीप्ति ने खुद को संभाला और सोचा कि माँ को इसके बारे में कुछ नहीं बताना है। माँ 2 दिन हॉस्पिटल में रहीं। इन 2 दिनों में उनसे मिलने या उनका हालचाल पूछने कोई रिश्तेदार नहीं आया और ना ही भाभी और गोपाल भैया आए। दीप्ति ने ही अपनी माँ का ध्यान रखा और उनका साथ दिया राहुल ने। इन 2 दिनों में माँ ने न जाने कितनी बार अपने बच्चों के बारे में पूछा कि गोपाल तो बहुत परेशान हो गया ना मेरी तबीयत का सुनकर। बेचारा इतनी दूर से आया था और मेरी तबीयत बिगड़ गई। तुमने वरुण को कॉल तो की होगी ना, और तुम्हारी दीदी तो अपना घर छोड़कर यहीं आ गई होंगी। दीप्ति अब अपनी मम्मी को क्या जवाब दे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या वो माँ को सच बता दे कि दीदी ने यहाँ आकर क्या हंगामा किया था, या फिर ये बता दे कि उन्होंने तो दोबारा देखना तो दूर, कॉल करके खैरियत भी नहीं पूछा। और गोपाल भैया, उनको तो इतनी फुर्सत ही नहीं है कि जिस माँ की तबीयत उनकी वजह से खराब हुई है, उन्होंने एक बार फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि अम्मा की तबीयत कैसी है। और रही बात वरुण भैया की, तो उन्होंने तो पूरा सुना भी नहीं कि मम्मी को हुआ क्या है। बस इतना ही बताया था कि मम्मी की तबीयत, और वरुण भैया ने ये कहते हुए फ़ोन काट दिया था कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मुझे परेशान ना करें, मम्मी को तुम देख लो। दीप्ति क्या बताती मम्मी को, इसीलिए उसने मुस्कुरा कर मम्मी को देखा और कहा, हाँ, जो आप समझ रही हैं वही सब सही है। आपकी तबीयत का सुनकर सब परेशान थे, पर वरुण भाई को मैंने इसीलिए नहीं बताया कि वो इतनी दूर से परेशान होते। गोपाल भैया और दीदी तो हमेशा यहीं आपके पास ही बैठे रहते थे, पर बेटा मुझे जब भी होश आता था तो मुझे तुम्हारे अलावा कोई और यहाँ दिखाई नहीं दिया। मम्मी, जब आपको होश नहीं रहता था उस समय मैं घर पर रहती थी और तब दीदी आपका ध्यान रखती थी। फिर उनको भी तो अपनी ससुराल का देखना होता था, इसीलिए मैं उनको कुछ टाइम के लिए घर भेज देती थी। और गोपाल भाई तो बहुत थक गए हैं, आपको तो पता ही है ना डॉक्टर का, कभी ये दवा तो कभी कोई दवा लाने के लिए गोपाल भाई चक्कर लगाते रहते, इसीलिए आपकी आंख खुलने पर वो आपको दिखाई नहीं दिए। दीप्ति बहुत ही सफाई से झूठ बोल रही थी और दीप्ति की सब बातों पर माँ यकीन कर रही थी। दीप्ति को उनकी मम्मी ने कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया था, पर बात थी उसकी माँ की और उनकी खुशी की।
इसीलिए दीप्ति ने अपनी माँ से सब झूठ बोला। मम्मी हंसते हुए बोली, सबको फालतू का परेशान कर दिया मैंने, चलो अब जल्दी घर चलते हैं, मुझे गोपाल की मनपसंद की बहुत सारी चीज़ बनानी है। दीप्ति का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। अब वो क्या बताए माँ को कि बाहर तो कोई भी नहीं है। उनको दीप्ति ने जो भी बताया वो सब झूठ था। कुछ दिनों के बाद माँ ठीक हो जाती हैं। दीप्ति और राहुल उनको घर ले जाते हैं। गोपाल को तो जैसे अपनी माँ से कोई लेना देना ही नहीं था, इसीलिए दीप्ति को जब भी कोई ज़रूरत पड़ती तो वो अपने राहुल जीजाजी को फ़ोन कर देती थी और वो तुरंत आ जाते थे। दीप्ति की अनामिका भाभी को राहुल का आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए अब उसने गोपाल के कान भरने शुरू कर दिए थे कि तुम्हारी बहन दीप्ति का तुम्हारी बड़ी बहन के पति राहुल से कुछ चक्कर चल रहा है। गोपाल अपनी पत्नी अनामिका की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, इसीलिए अनामिका ने मन ही मन में सोच लिया था कि वो कुछ ऐसा करेगी कि गोपाल को यकीन हो जाएगा कि उसकी बहन का चक्कर चल रहा है अपने ही जीजा के साथ। अनामिका ने दीप्ति के खिलाफ ये अफवाह मोहल्ले में भी फैला दी थी कि उसका उसके जीजा के साथ चक्कर चल रहा है। एक दिन की बात है, राहुल माँ को देखने के लिए घर आया था। वो माँ को देखकर दीप्ति से मिलने उसके कमरे में गए तो दीप्ति अपने जीजाजी के गले लगकर रोने लगी और उनको घर का सारा हाल बताया कि अनामिका भाभी उस पर बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। उन्होंने पूरे मोहल्ले में बता रखा है कि मेरा आपके साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन जीजू मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, क्योंकि आपने एक बड़े भाई की तरह हमेशा मेरा और माँ का ध्यान रखा। आपने एक बेटे होने के सारे फर्ज निभाए। अनामिका ने दीप्ति और राहुल को गले लगते हुए देख लिया था, इसीलिए वो जल्दी से मोहल्ले के 2-4 लोगों को और गोपाल को बुलाकर ले आई। उन दोनों को इस तरह देखकर लोगों को यकीन हो गया था कि राहुल और दीप्ति के नाजायज संबंध हैं और उनके भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया था अनामिका ने। ये सब देखते हुए राहुल ने घर आना जाना बंद कर दिया था। दीप्ति ने अपनी माँ को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी थी और वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रही थी। कभी कभी तो उसके मन में आता कि वो अपनी जान दे दे, लेकिन फिर अपनी मम्मी का सोचकर वो अपनी जान देने से पीछे हट जाती थी, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी मम्मी की देखभाल कौन करता। अचानक अनामिका की आवाज़ दीप्ति के कानों में पड़ी तो वो अतीत से वर्तमान में आ गई। दीप्ति ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वो एक नंबर का दारूबाज इंसान था और दीप्ति को उसकी माँ की चिंता खाए जा रही थी कि अगर उसने शादी कर ली तो उसकी माँ की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि भाभी और भैया तो माँ को जीते जी मार देते, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। दीप्ति ने भाभी से कहा, भाभी निकिता को भेज दीजिए, मुझे थोड़ा सा उससे काम है। ठीक है, मैं उसको भेजती हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। दीप्ति ने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। जैसे ही निकिता कमरे में आई उसने निकिता को बताया कि निकिता तुम दादी को लेकर घर के बाहर आ जाना, मैं तुम्हें बाहर गेट पर मिलूंगी। ठीक है बुआ, मैं दादी को लेकर गेट पर आ जाऊंगी और तुम दादी को डॉक्टर को दिखा देना। हाँ बेटा जल्दी आना। दीप्ति ने अपने और अपनी माँ के कुछ कपड़े बैग में रखे और खिड़की से बाहर निकल गई। निकिता दादी को घर से बाहर ले आई थी और इस तरह दीप्ति अपनी माँ को लेकर उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दीप्ति ने अपने राहुल जीजा को सब बता दिया था कि वो घर छोड़कर जाने वाली है, इसीलिए राहुल ने एक शहर में उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया था। दीप्ति वहाँ भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपनी माँ की दवा का खर्चा निकाल लेती थी। राहुल एक दिन मन ही मन में सोच रहा था कि दीप्ति अकेली आखिर कितना संघर्ष करेगी, उसे भी तो किसी हमसफ़र की ज़रूरत होगी। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त को दीप्ति की पूरी कहानी बताई और उसे बताया कि दीप्ति बहुत ही अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा पूरा घर संभाल लेगी और तुम्हारी माँ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। राहुल का दोस्त दीप्ति से शादी करने के लिए मान गया तो फिर राहुल ने दीप्ति को फ़ोन करके बताया कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानती हो तो मेरे बताए हुए लड़के से शादी कर लो। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें और माँ को कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देगा। बस तुम उसकी माँ का अपनी माँ की तरह ख्याल रखना,
दीप्ति ने इस शादी के लिए हाँ कर दिया और फिर एक दिन राहुल और उसका दोस्त दोनों शहर पहुंच गए और राहुल ने दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी। आज दीप्ति अपनी ससुराल में बहुत खुश है, अपनी दो माँ और अपने पति के साथ। इस तरह राहुल ने अपना पूरा फर्ज निभाया बड़े भाई होने का। दीप्ति की माँ अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, क्योंकि उन्हें एक साथ मिल गया था दीप्ति की सासू माँ का। अपनी दोनों माँओं को खुश देखकर दीप्ति बहुत खुश थी और आज उसे कुदरत के न्याय पर यकीन हो गया था। उस इतने सारे कष्ट सहने के बाद भगवान ने आखिरकार उसे खुशियाँ दे ही दी। तो यही था दीप्ति के लिए कुदरत का न्याय। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।